सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोर्ट रूम की लड़ाई भूलकर अचानक आपसे गले लग जाए और आपके प्यार में पड़ जाए। जी हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आयरन। एक ऐसा कूल लॉयर जिसके पास भूतों से बात करने की सुपरनैचुरल पावर है और इसी पावर के दम पर उसने हाल ही में साइंस और लॉ की दुनिया को हिलाकर रख देने वाला एक बेहद ही कॉम्प्लिकेट मर्डर केस सॉल्व किया है। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां हमें आयरन के क्लाइंट एक जीनियस साइंटिस्ट सुबो को दिखाया जाता है जिसका मर्डर हो गया है और शक की सुई सीधे उसके ससुर ताइजुन पर जाती है। कोर्ट रूम में आयरन का मुकाबला अपनी सबसे बड़ी राइवल अपोजिशन लॉयर नायान से था। सच में दोनों के बीच की ये खट्टी मीठी दुश्मनी और ईगो क्लैश देखने लायक था। हालांकि इस केस के चक्कर में आयरन को खुद जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन एंड में उसने सारे सीक्रेट्स को डिकोड किया, साइंटिस्ट के केस को एकदम सेटिस्फाई तरीके से सॉल्व किया और जेल से किंग की तरह बाहर आ गया। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब आयरन की लाइफ में एंट्री होती है सुयून के घोस्ट की, जो कि किसी और की नहीं बल्कि जानी दुश्मन लॉयर नायान की सगी बहन है। लेकिन कहानी तब पूरी तरह पलट गई जब नायान को पता चला कि आयरन घोस्ट देख सकता है। इतना ही नहीं, जब आयरन की बॉडी में उसकी मरी हुई बहन सुयोन की आत्मा आई तो नायान का दिल पिघल गया और उसने सीधे आयरन को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों ने रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे का दुख सुख शेयर किया। जब आयरन को पता चला कि नायान को उसकी लॉ फर्म से निकाल दिया गया है तो हमारे हीरो भाई साहब ने फौरन उसे अपनी लॉ फर्म में ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे दिया। यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद सियोन के घोस्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि नायान अब आयरन को लाइक करने लगी है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ अचानक सियोन की आत्मा आयरन के पास आती है और कहती है कि मेरे आने से नायोन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैंने उसे वॉशरूम में अपने लिए रोते हुए देखा, अब बस मैं उसे और दुख नहीं देना चाहती। फिर वो आयरन से कहती है कि मेरी आखिरी विश है कि नायोन और पेरेंट्स का मन मुटाव ठीक हो जाए और मैं माँ के हाथ की किमची खाना चाहती हूँ। सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है जहां सुयोन की खातिर नायोन सालों बाद अपने पेरेंट्स के घर जाती है। वहां ना मॉम उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और अपनी पिछली बातों के लिए उससे सॉरी बोलने लगती है कि बेटा मैंने सियोन की मौत का ब्लेम तुम्हें दिया, मुझे माफ़ कर दो। दोनों रोते रोते गले मिलते हैं और पूरी फैमिली का पैचअप हो जाता है। सियोन का घोस्ट भी उन्हें गले लगा लेता है। इस इमोशनल सीन को देखकर आयरन का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है कि कैसे उसने गुस्से में कहा था कि वो चेयरमैन बोंगिल के यहाँ नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो चेयरमैन बोंगिल से मिलने उनकी लॉ फर्म पहुँचता है। यहाँ पर चेयरमैन बोंगिल स्टाफ की बदतमीजी के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे दोबारा फर्म ज्वाइन करने के लिए ऑफर देते हैं, पर आयरन मुस्कुराकर मना कर देता है। बाहर निकलते ही विलन दो योंग उसे छोटा वकील और क्रिमिनल का बेटा कह के टॉन्ट मारता है। तब आयरन उसके पास जाता है और धीरे में कान से पूछता है, क्या वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग वाला पेन तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच गया था? ये सुनते ही ना दो योंग का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। इसके बाद आयरन अपनी ऑफिस की छत पर आता है जहाँ पर नायोन पहले से उसका वेट कर रही होती है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर की आखिरी विश पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत पड़ेगी। आयरन भला कैसे मना कर सकता था, वो मुस्कुराकर हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों मार्केट से सामान खरीद कर नायोन के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर ना घर आते ही नायोन पहले ही क्लियर कर देती है कि ये लॉयर आयरन है और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जिस पर तो उसके पेरेंट्स उल्टा हंसकर कहने लगते हैं कि हमने तो अभी कुछ पूछा ही नहीं। इसके बाद सब मिलकर बड़े चाव से किमची बनाते हैं। तभी सुयून का घोस्ट भी आयरन की बॉडी में आकर माँ के हाथ की फ्रेश किमची खाकर तृप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, उस रात दोनों बहनें पास्ट की तरह एक ही रूम में सोती हैं। अब शियोन की सारी विशेष पूरी हो चुकी थी। फिर अगले दिन नायोन को आयरन के नंबर से एक मैसेज मिलता है जिसमें सियोन ने लिखा होता है कि मेरी सारी विशेष पूरी हो चुकी है और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, सो गुड बाय मेरी प्यारी बहन। नायोन इस मैसेज को पढ़ते ही ना रोते हुए ऑफिस की तरफ भागती है। इधर आयरन ऑफिस के रूफ पर ताबीज जलाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर भी वो सियोन से कहता है कि एक बार रुक जाओ, पर सियोन कहती है कि अगर मैंने अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा देख लिया तो जाने की हिम्मत नहीं बचेगी। लेकिन जैसे ही आयरन ताबीज जलाने वाला होता है, नायोन दरवाज़ा खोलकर चिल्लाती है, रुक जाओ। फिर वो आयरन से पूछती है कि मेरी सिस्टर कहाँ है, तो आयरन सामने ही इशारा करता है। नायोन भी हवा में देखते हुए रोते हुए कहती है, सिस्टर वापस आने के लिए थैंक यू, तुम्हारे साथ बिताए ये दिन मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी दिन थे। नायोन भी समझती थी कि उसकी सिस्टर बिना बॉडी के जिंदगी भर इस दुनिया में
में नहीं रह सकती। फिर वो उससे कहती है कि अब तुम शांति से जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब कभी भी उदास नहीं होंगी। ये सुनकर सियोन मुस्कुराते हुए उसे आखिरी बार वर्चुअली गले लगाती है और ताबीज जलते ही उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर सियोन के जाने के बाद ना आयरन थोड़ा शर्माते हुए नायोन से कहता है, सिंस अब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ ये ऑफिस शेयर करना चाहोगी? नायोन भी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से मैं भी तुम्हारे उन स्पेशल घोस्ट क्लाइंट के केसेस सुलझाने में तुम्हारी ऑफिशियल पार्टनर बनूंगी। यहाँ पर ना सियोन के जाने से आयरन भी नर्वस होता है, तो वो उसे अपने फ़ोन में अम्यूज़मेंट पार्क की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि मुझे पता है तुम ऊंचाई से कितना डरते हो। यहाँ पर वो बार बार उसे चढ़ाने लगती है तो आयरन हंसने लगता है और फिर उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है। वो ना एक पर्सनल डायरी होती है जो खुद शियोन ने खास नायोन के लिए खरीदी थी। नेक्स्ट सीन में नायोन घर आकर उस डायरी के फर्स्ट पेज पर अपनी और अपनी सिस्टर की फोटोज संभाल कर रख लेती है। इधर आयरन भी अपने रूम में बैठकर याद करता है कि कैसे बारिश में नायोन ने उसे गले लगाया था। वो अपने हाथों में नायोन के बालों की छोटी सी क्लिप देख रहा होता है जिसे उसने संभाल कर रखा था पर अभी तक वापस नहीं दिया था, जो उनके बीच थोड़े थोड़े प्यार की शुरुआत को हिंट देता है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहां आयरन जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता है तो सामने जंगी को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही लेडी है जिससे उसने कुछ टाइम पहले सब्जियां खरीदी थी। वो ना उसे देखकर इतना इमोशनल हो जाता है कि रोते रोते कहने लगता है कि मेरे पास आपके लिए टाइम तक नहीं था और आपकी डेथ हो गई। ये सुनते ही ना जंगी उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये कैसी क्रेजी बातें कर रहे हो, मैं अभी जिंदा हूँ। तभी वहाँ नायान की एंट्री होती है और इस सिचुएशन को देखकर वो सोचने लगती है कि क्या वो भी घोस्ट देख सकती है, पर आयरन उसे क्लियर करता है कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि उसकी जान पहचान की जिंदा कस्टमर है। फिर आयरन जंगी से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, तभी उसकी नज़र पास खड़े एक बूढ़े आदमी के घोस्ट पर पड़ती है, लेकिन ना वो अभी उसे इग्नोर करता है और जंगी से बात करने लगता है। यहाँ पर वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बता रही होती है और आयरन उस घोस्ट के हुलिये, कपड़ों, बालों का रंग मैच करके जंगी से कंफर्म करता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये घोस्ट और कोई नहीं बल्कि जंगी का मरा हुआ हस्बैंड डोंगसिक है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में साल 1989 में चले जाती है जहां जंगी अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट में होती है और उसकी नज़र एक बहुत ही कूल लड़के पर पड़ती है जो एक शूज मेकर होता है। जंगी उसकी शॉप में जाती है और बस उसे देखती ही रह जाती है। जंगी बताती है कि उसे शादी के लिए पेरेंट्स से वेडिंग फंड मिला था जिससे वो अपनी खुद की शॉप खोलना चाहती थी और उस शोरूम मेकर लड़के ने उसकी इस काम में बहुत हेल्प की जो बाद में उसका हस्बैंड डोंगसिक बना। जूतों के लिए लेदर का जुगाड़ करने के लिए डोंगसिक उसे एक नॉर्थ कोरियन लेडी शान्हा से मिलाता है और ये तीनों मिलकर आइडल शूज नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर लेते हैं। शन्हा नॉर्थ कोरिया में छूटे अपने बेटे के लिए हमेशा गॉड से प्रे करती थी और ये दोनों भी उसका साथ देते थे, लेकिन एक दिन अचानक पुलिस शान्हा को जासूसी के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेती है। शन्हा लाख चिल्लाती है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को पैसे भेज रही थी पर कोई उसकी नहीं सुनता। जंगी और डोंगसिक अपनी शॉप और वर्कर की सैलरी बचाने के डर से पुलिस की वार्निंग के आगे मजबूर हो जाते हैं और उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, जिससे ना 1 साल बाद ही शन्हा की जेल में डेथ हो जाती है। इस गिल्ट में डोंगसिक और जंगी ने नॉर्थ कोरिया जाकर उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिला। बाद में जब डोंगसिक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो वो एक वसीयत लिखता है कि जब भी शन्हा का बेटा आएगा उसे कंपनी का 1/3 हिस्सा दे दिया जाएगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि जंगी का सगा बेटा जुन, जो अब आइडल शूज कंपनी का सीईओ है, वो विलन दोयोंग के पास आता है और कहता है उसकी माँ वसीयत के मुताबिक कंपनी का 1/3 हिस्सा सन्हा के आवारा बेटे को देना चाहती है, जिससे उसके सारे शेयर्स चले जाएंगे और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। जुन कंप्लेन करता है कि उसकी माँ घर पर भी नहीं रहती और सड़कों पर सब्जियां बेचती फिरती है। दोयोंग सारा मैटर समझता है और फौरन इस केस को ले लेता है। दूसरी तरफ आयरन भी जंगी को सेटलमेंट के लिए मनाता है पर वो अपने हस्बैंड की आखिरी विश को पूरा करने पर अड़ी रहती है और आयरन को डोंगसिक का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताती है। ये सुनते ही ना
पास ही में खड़ा डोंगसिक का घोस्ट पास्ट की यादों में खो जाता है, लेकिन अफसोस अल्जाइमर की वजह से वो जंगी को पहचान नहीं पाता। लेकिन डोंगसिक वहाँ नायान के जूतों को देखकर पहचान जाता है कि ये आइडल सूज है। आयरन उसे जंगी की फोटो दिखाता है, जिसे देखते ही डोंगसिक एकदम आयरन की बॉडी को प्रोसेस कर लेता है और नायान से अपनी पुरानी शॉप का एड्रेस पूछकर वहाँ जाने की जिद करता है। नायान उसे कार में बैठाती है, पर जब वो किसी काम से बाहर जाती है तो आयरन वहाँ से गायब हो चुका होता है। आयरन की बॉडी में मौजूद डोंगसुक फौरन बस पकड़कर अपनी पुरानी शॉप की जगह पहुँचता है, पर वहाँ ना सब कुछ बदल चुका होता है। इतना ही नहीं, वो सड़क पर भटकते हुए गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। नायान उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है और खुद को ब्लेम करती है, पर आयरन उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर डोंगसिक था। पर यहाँ पर नायान उसका हाथ थामकर प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ऑफिस लौटकर नायान आयरन को सेटलमेंट की एडवाइस देती है, पर आयरन रिफ्यूज़ कर देता है और इस केस में नायान से हेल्प मांगता है, जिस पर नायान 50-50 प्रॉमिस की शर्त पर मान जाती है। दूसरी तरफ दो योंग अपने डैड से बहस कर रहा होता है कि उन्होंने जून का केस किसी और को क्यों ट्रांसफ़र कर दिया, जिस पर बैंकिल कहते हैं कि जंगी की तरफ से आयरन और नायान लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दो योंग अपनी पर्सनल फीलिंग बीच में लाए। पर यहाँ पर ना दो योंग खुद को प्रूव करने के लिए ये केस जीतने का चैलेंज कर लेता है। इसके बाद आयरन और नायान डोंगसिक के घोस्ट के साथ जंगी के घर के उस वर्क रूम में जाते हैं जहाँ डोंगसिक पहले काम करता था। यहाँ पर ना डोंगसिक एक पुराने बॉक्स को पागलों की तरह देखता है, पर उसे याद नहीं आता कि उसमें क्या रखा है। यहाँ पर आयरन और नायान इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। नेक्स्ट सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां डोंगसुक फिर से बदमाशी करता है और आयरन की बॉडी को प्रोसेस करके नायान के आइडल सूज को कंफर्टेबल न मान के नीचे फेंक देता है। बाद में आयरन और नायान को पता चलता है कि सन्हा की डेथ के बाद उसका बेटा युन संग साउथ कोरिया आ गया था और एक फैक्ट्री में लेदर बनाने का काम करता है। फिर वो दोनों युंग संग से मिलने जाते हैं, जिसे ये तो पता होता है कि उसकी मॉम नॉर्थ कोरिया से पैसे भेजती थी, पर उसे ये नहीं मालूम होता कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। फिर ऑफिस के बाहर नायान आयरन को एक लॉकेट देती है जिसमें उसका नंबर होता है ताकि अगली बार खोने पर वो उसे ढूंढ सके। ये देखकर आयरन शॉक्ड होता है और नायान को देखने लगता है, जिस पर नायान तो शर्मा के फौरन वहाँ से भाग जाती है। पीछे खड़ा डोंगसिक आयरन को टीच करता है कि ये तो प्योर लव है, और तभी सडनली उसे याद आता है कि उसने उस पुराने बॉक्स में क्या रखा था। वो तुरंत आयरन की बॉडी पर फिर से कंट्रोल करता है और जंगी के घर पहुंच जाता है जहां उसने वही बॉक्स रखा हुआ था, और यहाँ पर ना वो उसके लिए रेड सूज बनाने लगता है। इधर जंगी जब उस पुराने मार्केट की जगह घूमकर पागलों की तरह लेटर लिखने के पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ उसने डोंगसिक को किसी और वुमन के साथ देखकर गलत समझ लिया था, तभी घर लौटने पर उसे वही रेड सूज वाला बॉक्स मिलता है। वो समझ जाती है कि ये तो सिर्फ डोंगसिक ही बना सकता है, पर वो ना इसे इम्पॉसिबल मानती है क्योंकि उसका हस्बैंड डोंगसिक तो काफ़ी दिनों पहले ही मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम दोयांग को देखते हैं, जो कि एक बुके लेकर आयरन के ऑफिस के नीचे खड़ा होता है और नायान को देना चाहता था, पर उसी वक्त नायान के फादर भी वहाँ टैक्सी लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर ना उनकी टैक्सी से थोड़ी सी दोयांग के कार की टक्कर हो जाती है। दोयांग पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पर जैसे ही नायोन आकर उन्हें डैड बुलाती है तो दोयांग एकदम पोलाइटली बिहेव करने लगता है। फिर जब नायान बुके पर अपना नाम देखती है तो दोयांग झूठ बोलकर मना कर देता है कि ये उसके लिए नहीं है। इधर जब डोंगसिक का घोस्ट आयरन की बॉडी से बाहर आता है तो यहाँ आयरन को अपनी फिंगर्स में बहुत दर्द होता है। वो यहाँ पर डोंगसिक को डांटने लगता है कि वो ऐसे कैसे कभी भी उस पर कब्जा कर सकता है, तो डोंगसिक बताता है कि उसने जूते बनाए हैं, पर उसे याद नहीं आ रहा कि उसने जूते किसके लिए बनाए थे। आयरन थका हारा जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है वहां नायान नहीं है। बोंगसू उसे बताता है कि दोयांग ने नायान को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक गुलदस्ता दिया था और अब शायद वो दोनों डिनर पर गए हैं, जिससे ना आयरन थोड़ा जेलस और सैड हो जाता है। वो बाहर आकर नायान को ढूंढता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, नायान दोयांग के साथ डिनर पर नहीं गई। वो उसे मना करके वापस आयरन के ऑफिस पहुंच गई, लेकिन वहां पर अभी तक आयरन को न देखकर गुस्से से चिल्लाने लगती है। बस क्या था, तो आयरन भी उसे मनाने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता है। फाइनली यहाँ पर दोनों का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को ट्रोल करने लगते हैं।
अगले दिन कोर्ट की हियरिंग से पहले आयरन अपने फैमिली के सारे जूते गायब करके डोंगसुक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे देता है ताकि डोंगसुक उन सब में बिजी रहे और कोर्ट रूम में उसकी बॉडी पर कब्जा न कर सके। लेकिन यहाँ पर ना कोर्ट के बाहर खड़ी जंगी को कार में बैठा डोंगसिक देख लेता है और इस बार ना वो अपनी वाइफ को पहचान जाता है। इधर कोर्ट रूम में जंगी के न पहुंचने पर आयरन केस की शुरुआत करता है और शन्हा के बेटे युंग संग को 1/3 हिस्सा देने की डोंगसिक की वसीयत की बात रखता है। तभी जंगी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर ना दो योंग अपना मास्टरमाइंड खेलते हुए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाता है और प्रूफ करता है कि यह वसीयत 2019 की नहीं बल्कि 2021 की है, जब डोंगसिक को अल्जाइमर था और वो हॉस्पिटल में था। यहाँ पर ना विलन दो योंग जंगी पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये वसीयत उसने खुद अपने गिल्ट को मिटाने के लिए ज़बरदस्ती लिखवाई थी, क्योंकि सन्हा को पुलिस से अरेस्ट करवाने वाली इन्फॉर्मेटर कोई और नहीं बल्कि खुद जंगी ही थी। और दोस्तों हमें पता चलता है कि यहाँ डोंगसिक का घोस्ट पहुँच चुका है। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है हॉस्पिटल का वो सीन जहां जंगी सच में उसे वसीयत डिटेक्ट कर रही थी। और इधर जंगी को भी पास्ट का वो प्रपोजल लेटर वाला सीन याद आता है। और फाइनली दोस्तों वही होता है जिसका डर था। डोंगसिक को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो फौरन आयरन की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और कोर्ट में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये वसीयत मैंने ही लिखी है। सिचुएशन को हाथ से निकलता देख नायाम तुरंत आयरन का मुंह बंद करती है और जज से कहती है कि इसे एक पुरानी बीमारी है। और तभी बोंगसू भी बिना देरी किए पानी की बोतल सीधे आयरन के चेहरे पर मारता है, जिससे डोंगसिक का घोस्ट झटके से आयरन की बॉडी से बाहर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन आयरन के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां डोंगसिक का घोस्ट गुस्से में बैठा होता है। आयरन उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली डोंगसिक बिल्कुल ब्लैक लुक देते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। आयरन नायान को बताता है कि अल्जाइमर की वजह से अब डोंगसिक को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर नायान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब वो क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ रोते हुए जंगी आती है, क्योंकि दोस्तों जंगी को पता चल चुका है कि आयरन की बॉडी में डोंगसिक का घोस्ट आया था। वो आयरन से पूछती है कि क्या मेरा हस्बैंड अभी भी यहाँ है, तो आयरन हाँ कहता है। फिर वो डोंगसिक से पूछती है कि क्या तुमने सच में वो वसीयत लिखी थी, जिस पर डोंगसिक हाँ करता है, जिस पर जंगी हाथ जोड़कर उसे सॉरी बोलने लगती है। तभी नायान जंगी से पूछती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड संधा की पुलिस रिपोर्ट क्यों की थी, तो कहानी फिर से पास्ट के फ्लैशबैक में चली जाती है। जंगी बताती है कि वो हमेशा से ही अपने बॉयफ्रेंड डोंगसिक को वन साइडेड पागलों की तरह लाइक करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन जब वो सौ पाई तो उसने डोंगसिक को शन्हा के साथ मिलकर रेड कलर की सुंदर जूती के जोड़े बनाते हुए देखा। जंगी को लगा कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी जेलसी और गुस्से में आकर वो सीधे एक बार में गई और वहाँ एक पुलिस वाले को शन्हा के बारे में सब उगल दिया कि वो नॉर्थ कोरिया से है और उसका बेटा भी है। प्रेजेंट में जंगी पूछती है कि क्या वसीयत के मुताबिक शन्हा के बेटे को उसका हक मिलेगा, जिस पर ना आयरन और नायान साफ मना कर देते हैं, क्योंकि लीगली यह वसीयत अब वैलिड नहीं रही। लेकिन फिर सडनली जंगी कहती है कि अगर शन्हा जिंदा होती तो पूरा गेम चेंज हो सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले जब वह शन्हा की कब्र पर गई थी तो उसे एक लेटर मिला था जिस पर लिखा था जंगी थैंक यू, और वो हैंड राइटिंग सेम टू सेम शन्हा की ही हैंड राइटिंग जैसी थी। नायान को लगता है अगर शन्हा जिंदा है तो वो केस जीत सकते हैं, पर एक छोटी सी पर्ची के दम पर किसी को ढूंढना इम्पॉसिबल है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बाहर चली जाती है, पर आयरन उसके पीछे आकर उसे समझा बुझाकर कूल कर देता है। दूसरी तरफ जुन अपने लॉयर दोयोंग से पूछता है कि उसकी मॉम ने शन्हा की रिपोर्ट की थी जिसकी बाद में जेल में डेथ हो गई, तो ये बात उसने जुन से क्यों छुपाई। दोयोंग कहता है कि वो नहीं चाहता था कि जुन की पर्सनल फीलिंग्स काम के बीच आए। वो यहाँ पर जुन को केस रफा दफा करने के लिए सेटलमेंट के पैसों की बात करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर ना जुन पहले अपनी मॉम से बात करना चाहता था। इसके बाद नायोन दोयोंग के पास 10% हिस्सेदारी के साथ सेटलमेंट की बात करने जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ना दोयोंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि ये केस तो वो आयरन से जीत के ही रहेगा। यहाँ पर ना दोयोंग नायोन को आयरन का साथ छोड़ने और अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए ऑफर देता है।
और वो कहता है कि आयरन एक खतरनाक इंसान है और कोर्ट में उसका बर्ताव सही नहीं है। और यहाँ पर अगेन वो फिर से दोयोंग को रिजेक्ट कर देती है। दोयोंग भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड और जेलस फील करता है, जिसका फेस सच में गाइस देखने लायक था। बाद में आयरन और नयान को पता चलता है कि पास्ट में शन्हा का एक पब्लिक डिफेंडर मतलब सरकारी वकील था। वे बार एसोसिएशन की मदद से उस वकील का पता लगाते हैं और ऑनलाइन भी मैसेज डालते हैं कि अगर कोई शन्हा को जानता है तो कांटेक्ट करे। इसी बीच नेक्स्ट सीन में हमें बोंगिल और मॉम को दिखाया जाता है। बोंगिल बताता है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसका दिल कभी भी रुक सकता है और उसे इस बात का बहुत दुख है कि वो आयरन के डैड के केस में उसकी मदद नहीं कर पाया। वो बताता है कि आयरन के डैड के पास एक बॉक्स था लेकिन उसमें कोई डायरी नहीं मिली। यहाँ पर मॉम बोंगिल की बातों से थोड़ी शॉक्ड होती है कि उसे डायरी और बॉक्स के बारे में कैसे पता चला। इधर ऑफिस में काम के दौरान जब नायान को झपकी आती है तो आयरन बड़े प्यार से उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और सडनली एट दैट टाइम आयरन के फ़ोन पर एक ईमेल आता है जो कि दोस्तों और किसी का नहीं बल्कि सरकारी वकील का होता है, जो उन्हें एक धर्मशाला में मिलने के लिए बुलाता है। वो लॉयर उन्हें बताता है कि उसने जेल में शन्हा और उसकी एक कलीग की मदद की थी। वो उन्हें एक डायरी देता है जिसमें उसके कलीग का नंबर होता है। आयरन उस कलीग को ढूंढने के लिए अपने जीजा बोंगसू की मदद लेता है। बोंगसू भी उस ओल्ड लेडी जिसका नाम मिल होता है उसे ढूंढ लेता है। यहाँ पर मिल पास्ट का एक बहुत बड़ा राज खोलती है कि जेल में एक बार बहुत आग लग गई थी जिसमें सोयोंग और शन्हा दोनों बुरी तरह झुलस गई थी। उस हादसे में शन्हा की डेथ हो गई जबकि सोयोंग की सर्जरी चल रही है। ये सुनकर ना आयरन को शक होता है कि जिंदा बची लेडी सोयोंग असल में खुद शन्हा ही है, जिसने सर्जरी के वक्त कपड़ों की बदला बदली कर ली होगी ताकि अपनी पहचान छुपा सके। इस बातचीत के दौरान डोंगसुक का घोस्ट भी वहाँ मौजूद था और वो ना मिल के कांपते हुए पैरों को नोटिस कर लेता है। जैसे ही आयरन और नायान वहाँ से जाते हैं, मिल तुरंत शन्हा को फ़ोन करके कहती है कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। डोंगसिक ये बात सुन लेता है और आयरन को उस रेस्टोरेंट का पता बताता है जहाँ शन्हा छिपी है। आयरन और नायान जब उस रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शन्हा मिल का फ़ोन आने के बाद से फ़ौरन वहाँ से गाड़ी लेकर भाग चुकी है। वे उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर नायान अकेले ही अंदर जाकर शन्हा से बात करना चाहती थी। शन्हा खुद को सोयांग बताती है लेकिन नायान कहती है कि वो जानती है कि वही असली शन्हा है। नायान उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से जोंगी सालों से पछतावे और दुख में जी रही है और डोंगसिक ने तो मरने से पहले वसीयत में 1/3 हिस्सा तुम्हारे बेटे के नाम किया है। यहाँ पर नायान उसे बहुत समझाती है और फाइनली नायान की बातें सुनकर शन्हा का दिल पिघल जाता है और वो सच बता देती है कि वही असली शन्हा है। इसके बाद आयरन जोंगी को लेकर आता है और सालों बाद शन्हा को जिंदा देखकर जोंगी रोने लगती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन शन्हा उसे गले लगाकर कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि पुलिस ने पहले ही फॉलो करना उसे शुरू कर दिया था और वो वैसे भी कुछ दिनों में पकड़ी जाने वाली थी। फिर आयरन इधर जुन से भी मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो लोगों के लिए गर्माहट वाले जूते बनाते हो। जुन को ये सब सुन के लगता है कि ये बात उसकी माँ ने उसे बताई होगी, लेकिन असल में ना ये बात डोंगसिक ने आयरन को बताई थी। बाद में जुन दोयुंग की सेटलमेंट की बात को मानने से इनकार कर देता है। वो डिसाइड करता है कि उनकी कंपनी अब शन्हा के बेटे युनसंग के साथ काम करेगी क्योंकि युनसंग बहुत ही अच्छा लेदर बनाता है और वे एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम युनसंग और शन्हा दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। युनसंग कहता है कि इस खाने का स्वाद बिल्कुल मेरी माँ की याद दिलाता है। शन्हा भी इमोशनल होके कहती है कि तुम भी मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो जिसे मैंने बचपन में छोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं, लेकिन शन्हा अभी भी युनसंग को ये नहीं बताती कि वो ही उसकी असली माँ है। और युनसंग उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी मॉम की डेथ नहीं हुई है, वो उसके सामने बैठी है। केस के एंड में जंगी और शन्हा डोंगसिक की कब्र पर आते हैं। जंगी वही लाल जूती उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन शन्हा कहती है कि डोंगसिक ने ये जूते सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए थे और वो तो बस उसके हस्बैंड डोंगसिक की मदद कर रही थी।
जंगी उन जूतों को पहन लेती है और अपनी पहले की हरकतों के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है कि उसने बेकार ही डोंगसिक पर शक किया था। पास में खड़ा डोंगसिक का घोस्ट आयरन से बात करता है और कहता है उसे सिर्फ अपनी वाइफ जंगी का चेहरा याद है और हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। डोंगसिक आयरन को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है अब उसके जाने का टाइम आ गया है। आयरन भी पृष्ठ को मैसेज भेजकर ताबीज जलाने के लिए कहता है और ताबीज जलते ही डोंगसिक की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसके बाद आयरन और नायान साथ में जा रहे होते हैं। तभी नायान इनडायरेक्टली कहती है कि हमें अपनी फीलिंग्स समय पर जाहिर कर देनी चाहिए ताकि बाद में डोंगसिक और जांगी जैसा पछतावा न हो। आयरन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने जा रहा है। ये सुन के तो नायान शॉक्ड ही हो जाती है कि क्या इसे मेरी बात का मतलब समझ आ गया है। यहाँ पर आयरन नायान को प्रपोज करने जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक एक नया घोस्ट उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। और दोस्तों ये घोस्ट किसी बच्चे का होता है क्योंकि आयरन अचानक अपनी सूझबूझ खोलकर पास में मौजूद छोटी सी पप्पी के साथ बच्चों की तरह खेलने लगता है। वो कन्फेस नहीं कर पाता और बच्चों की तरह एक पप्पी के साथ खेलने लगता है। नेक्स्ट सीन में आयरन अपने ऑफिस में होता है और वो घोस्ट उसके सामने अजीब अजीब एक्शन कर रहा होता है। कभी खुद को लाइटिंग मैन बताता है तो कभी डोरेमोन। तभी आयरन उससे पूछता है कि जब हम पहली बार पार्क में मिले थे तो वहाँ जो लड़की थी मतलब नायान वो कैसी लग रही थी। बच्चा याद करके बताता है कि वो लड़की बहुत गुस्से में थी और तुम्हें घूर रही थी। ये सुन के तो आयरन डर जाता है कि शायद नायान अभी मुझे लाइक नहीं करती और वो उसे प्रपोज करने का प्लान पोस्टपोन कर देता है। फिर आयरन बच्चे से उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है लेकिन बच्चा कुछ नहीं बताता। तभी आयरन को उसकी जेब में एक गुल्फ की बॉल मिलती है जिस पर GSG लिखा होता है। इसी बीच आयरन की फैमिली उसके लिए लंच लेकर उसके ऑफिस में आती है। उसकी भतीजी दाबोंग भी आती है और चाइल्ड घोस्ट दाबोंग को देखते ही शर्मा जाता है और कहता है ये तो बहुत क्यूट है। बच्चा फिर से आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और दाबोंग के साथ मिलकर बच्चों वाले गाने गाने और डांस करने लगता है। दाबोंग भी बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है अंकल आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही खेला करो। वहीं बोंगसू और मॉम का ये सीन देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। बोंगसू कहता है अभी पानी छिड़क कर घोस्ट भगाता हूँ लेकिन मॉम मना कर देती है और कहती है कि पहले इस बच्चे के घोस्ट को पेट भर खाना खिलाते हैं। वहीं बेचारी नायान अपने घर में लगातार सोच रही होती है कि पार्क में आयरन भला उससे क्या कहना चाहता था। वो ऑफिस में काफी अच्छे से तैयार होके आती है कि शायद आज आयरन उसे प्रपोज करेगा। तभी आयरन भी दाबोंग के साथ वहां आ जाता है लेकिन भूत के वश में होने के कारण आयरन उसे नहीं पहचान पाता और उसे चिढ़ाकर फौरन यहाँ से भाग जाता है। आयरन की इतनी अजीब अजीब हरकतें देखकर तो नायान बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है। बाद में वो सभी पार्क आते हैं और आयरन की बॉडी में मौजूद चाइल्ड अभी भी खेल रहा होता है। तभी ना वहाँ कुछ शरारती बच्चे आयरन के फेस पर पानी डाल देते हैं और पानी पड़ते ही ना आयरन की बॉडी से चाइल्ड घोस्ट निकल जाता है और आयरन अपने असली लेकिन होश में आते ही ना आयरन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे नायान के ऊपर गिर जाता है। नायान घबरा कर उसे धक्का देती है और गुस्से में कहती है कि मुझे आज काम पर नहीं आना चाहिए था। बाद में जब आयरन बोंगिल और दाबोंग से पूछता है कि उसने नायान के सामने क्या क्या हरकतें की तो ये तीनों वो हरकतें करके बताने लगते हैं जिसे देखकर आयरन बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। बाद में वो नायान से मिलने आता है और उसे सॉरी बोलता है। साथ ही बताता है उसकी बॉडी पर एक बहुत ही शरारती बच्चे के घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था। साथ ही बताता है कि उसके पास उसे एक गुल्फ बॉल मिली थी जिस पर GSG लिखा था। फिर वे दोनों केस का पता लगाने के लिए फौरन इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं और GSG गुल्फ की पूरी लिस्ट निकाल लेते हैं। इसी दौरान नायान को अपने डैड का कॉल आता है और वो बताते हैं कि दोयोंग ने उनके पुराने एक्सीडेंट का हवाला देकर अस्पताल में एक अपॉइंटमेंट बुक कराया है। लेकिन नायान अपने डैड को इस अपॉइंटमेंट को तुरंत कैंसिल करने के लिए कह देती है क्योंकि वो जानती थी कि दोयोंग ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ बोंगिल रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है लेकिन रेस्टोरेंट बंद हो चुका था तो वो वापस जाने लगता है। लेकिन एट दैट टाइम सडनली मॉम उसे देखकर अपने घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट करती है।
यहाँ पर ना खाना खाने के दौरान जब मॉम दूसरे कमरे में काम कर रही होती है तो बोंगिल चुपके से उसके हस्बैंड के पुराने कमरे की तलाशी लेने की कोशिश करता है। मॉम उसे देख लेती है तो वो बहाना बनाता है और बाहर आकर बोंगिल एक बहुत ही टेरिबल स्माइल देता है, जिससे मॉम को उस पर शक होने लगता है कि वो बोंगसू के कहे अनुसार उसके हस्बैंड के पुराने नोट्स और डायरी चुराने आया था। इधर आयरन को ऑनलाइन सर्च से पता चल जाता है कि वो GS3 बॉल किस गोल्फ कोर्स की है। बाद में चाइल्ड घोस्ट आर्यन को बताता है कि पार्क में जो लड़की उस पर गुस्सा कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उस पप्पी की असली मालकिन थी, जबकि नायान तो उसके सामने नीचे मुंडी करके खड़ी थी और उसकी किसी बात सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये जानकर तो आयरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन नायान से मिलना चाहता था, लेकिन तभी ऑफिस में एक नया क्लाइंट आता है जो कहता है कि उसे अपने वाइफ से डिवोर्स चाहिए। दूसरी तरफ एक लेडीज पुलिस स्टेशन में रोते हुए आती है और अपने छोटे से बच्चे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। तभी आयरन भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या पीले जूते और खास कपड़ों वाले किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर ना ड्यूटी पे मौजूद आलसी पुलिस वाला मना कर देता है। बाद में चाइल्ड घोस्ट आयरन से पिज्जा खाने की जिद करने लगता है, लेकिन अब बदले में आयरन भी उससे प्रॉमिस करता है कि पिज्जा खाने के बाद उसे उसके फेस पर पानी छिड़कना होगा। चाइल्ड घोस्ट आयरन की बॉडी में जाकर बड़े मजे से पिज्जा खाता है और खाने के बाद फौरन आयरन के फेस में पानी छिड़क कर बाहर आ जाता है। और तभी ना उसी रेस्टोरेंट में पिज्जा लेने एक पुलिस लेफ्टिनेंट आता है जिसका नाम चियोंग है। चियोंग आयरन को पहचान लेता है क्योंकि वो पहले पुलिस स्टेशन में मिले थे। आयरन उससे भी उस बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है। आयरन के जाने के बाद चियोंग अपने विभाग में फोन करता है, जहां उसे पता चलता है कि जस्ट अभी अभी वैसे ही एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। चियोंग ये सुनकर शॉक्ड होता है कि इस आदमी को ये सब पहले ही कैसे पता चल गया। वो फौरन आयरन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। उधर ऑफिस में क्लाइंट नायान को अपने डिवोर्स की असली वजह बताता है कि उनका एक बेटा सीओ था। एक दिन उसके बच्चे सीओ को बुखार था, फिर भी उसने उसे पसंदीदा पीले जूते पहनाकर स्कूल भेज दिया। उस दिन बच्चे को स्कूल से लाने की जिम्मेदारी उसकी वाइफ की थी, लेकिन वाइफ ने मैसेज किया कि वो आज बहुत बिजी है और ये मैसेज हस्बैंड ने देरी से देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसका बच्चा सीओ गायब हो चुका था। फिर वो क्लाइंट कहता है कि अगर वह तलाक ले लेगा तो वो इस केस के विक्टिम के रूप में अपनी वाइफ को समाज से प्रोटेक्ट कर पाएगा। इधर आयरन उस गुल्फ कोर्स के पास पहुंचता है और चियोंग भी उसका पीछा करते करते वहां आ जाता है। यहाँ पर चियोंग आयरन से कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो भी इस मिसिंग केस में आयरन की मदद करेगा। आयरन भी इजीली एग्री हो जाता है और जब वे दोनों गुल्फ कोर्स के अंदर एक रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से बॉल फेंकने की आवाज आ रही थी, तभी इधर नायान अपने क्लाइंट से उस बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ आयरन को सेंड कर देती है। इधर गाड़ी में रखे आयरन के फोन में वो मैसेज चाइल्ड घोस्ट देख लेता है और नाम और डेट ऑफ बर्थ देखते ही ना बच्चे को अपना पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसका नाम स्यू है और ये लेफ्टिनेंट चियोंग जो काफी देर से उनको फॉलो कर रहा था वही उसका किडनैपर है जिसने उसे मारा था। सीओ तुरंत आयरन को बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर अंदर भागता है और इधर अंदर चियोंग अपनी असलियत छुपाने के लिए आयरन पर बंदूक तान देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और तभी पुलिस स्टेशन का वही पुराना पुलिस वाला भी जांच करते हुए वहां पहुंचता है। चियोंग अपनी चालाकी से खुद को लेफ्टिनेंट और आयरन को किडनैपर बताकर उसे गुमराह कर देता है, लेकिन तभी उस पुलिस वाले की नजर वहां रखे पिज्जा के डिब्बों पर पड़ती है जो उसने चियोंग की गाड़ी में भी देखे थे। जैसे ही उसे चियोंग पर शक होता है वो अपना ट्रेजर गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चियोंग पहले ही समझ जाता है और उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच सीओ का घोस्ट जो कि ये सब देख रहा होता है आयरन की मदद करता है। वो चुपके से चियोंग के पीछे आता है और ट्रेजर गन से चियोंग को करंट लगाकर बेहोश कर देता है। सीओ तुरंत फेस पर पानी छिड़कता है और होश में आए आयरन से कहता है कि वो उस बच्चे की बॉडी जो शायद वहीं पर छुपाई गई थी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। आयरन जैसे ही बच्चे को गाड़ी में बैठाकर भागने लगता है चियोंग को होश आ जाता है। वो फौरन आयरन की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। बेचारा आयरन किसी तरह गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, लेकिन न दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि बच्चे को बचाने के चक्कर में आयरन खुद काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसकी बॉडी में ऑलरेडी 2 गोलियां लग चुकी है। हॉस्पिटल में आयरन का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर आयरन के नेकलेस पर लिखे नंबर के जरिए नायान को फोन करते हैं और बताते हैं कि उनके गार्जियन के रूप में वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाए।
नयान को जैसे ही पता चलता है कि आयरन बुरी तरह इंजर्ड है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भागती हुई फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। आईसीयू में बेहोश पड़े आयरन को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो चिल्लाने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। और तभी ना दोस्तों, एक बहुत ही भयानक ट्विस्ट आता है कि आयरन की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वो हवा में तैरते हुए खुद को बेड पर पड़ा देखता है और रोती हुई नायान को देखकर हैरान रह जाता है। आयरन खुद से ही सवाल पूछता है कि क्या मैं सच में मर चुका हूँ। आयरन अब खुद एक घोस्ट बन चुका था और नायान उसकी डेड बॉडी के पास रो रही थी। तभी वहाँ आयरन की पूरी फैमिली भी आ जाती है। सब कोई आयरन की डेड बॉडी देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आयरन की आत्मा के पीछे से एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है जो कि हेवन की होती है और उसे अपनी ओर इनवाइट कर रही होती है। आयरन का भी समय अब खत्म हो चुका था, तो वो हेवन की ओर जाने लगता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में आयरन की डेथ हो गई है या फिर उसके साथ कोई अनबिलीवेबल मैजिक होने वाला है? क्या आयरन बाकी केसेस और अपने डेड का केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा? वो नायान को कभी प्रपोज नहीं कर पाएगा? अब ये तो हमें नेक्स्ट लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। खैर दोस्तों, आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो भी होगा कमाल होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आ रही हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, क्योंकि ऐसी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और जब आप एक छोटा सा भी कमेंट नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे मेरी मेहनत वेस्ट हो गई हो। सो प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।